वर्क लाइफ बैलेंस का मंत्रा इज मेंटली बी अवेयर। अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से ढालिए कि आपको पता है कल को क्या होने वाला है। पहली चीज जो मैं हर एक रिटर्निंग मदर को कहूंगी इज कुडोस, पैट ऑन योर बैक, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू लाइफ एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर इट। रिटर्निंग मदर होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि जब हम माँ बन के दोबारा कहीं जाते हैं ना, आपका सेंसिटिव आईक्यू बहुत बढ़ चुका होता है और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी फैबुलस हो जाती है कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते। मैं आपके इमोशंस इतनी जल्दी पकड़ लूंगी क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, विच आई कुड नॉट हैव व्हेन आई वाज नॉट अ मदर। अ विमेन जो मदर बन चुकी है, हर किसी में रानी लक्ष्मीबाई है। वो अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं करियर और बिजनेस टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी। ट्रू सीवी एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद करता है इन गेटिंग रेडी फॉर जॉब बाय रेज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टैलेंट एक्विजिशन लीडर से जिन्होंने जहां भी काम किया है वहां हायरिंग को सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक हाई इम्पैक्ट बिजनेस फंक्शन बनाया है। शी हैज लेड ग्लोबल ट्रांजिशन अक्रॉस एपैक, यूके, यूएस एंड end-to-end recruitment program with the magic of talent strategy, analytics and strong stakeholder alignment. She has worked with brands like iYogi, Accenture and currently she is an associate director with KPMG. We're going to be talking about talent acquisition strategy, importance of diversity and inclusion, और साथ ही लेंगे कुछ रेज्यूमे और इंटरव्यू टिप्स। सो प्लीज वेलकम मिस स्तुति जोशी। Thank you so much, ma'am, for joining. It's pleasure to have you on our show. थैंक यू, द प्लेजर इज कंप्लीटली माइन दो। राइट, थोड़ा सा हमें व्यूअर्स के लिए अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपने स्टार्ट किया, एचआर में कैसे आए और अभी आप कहाँ पे और क्या रोल प्ले कर रहे हैं? बहुत ही बेसिक इंसान, एक बहुत ही छोटे टियर 2 सिटी हल्द्वानी, अगर उत्तराखंड से लोग देख रहे हैं सो दे विल नो। आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन एंड मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट थी, टेस्टिंग की प्रोफाइल के लिए गई थी। समहाउ मेरे लिंग्विस्टिक स्किल बहुत अच्छे थे तो एचआर ने बोला कि आप क्यों नहीं आते हैं टैलेंट एक्विजिशन में। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई and today I am somewhat a good TA leader. So that is how I Nice. started and evolved. Great. So, TA, you are leading the talent acquisition right now. So I work for a Big Four as one of the talent acquisition advisors and of course at a capacity of a lead right now. तो हाँ, थोड़ा बहुत जर्नी रही है कुछ 15 सालों में। Great. What's been the most challenging part of this journey that you can think of right now? मैं हमेशा से कोर एचआर टैलेंट एक्विजिशन पर्सन रही हूँ, तो लोगों को बड़ा समझने में दिक्कत होती है कि टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट वाले क्या करते हैं और बिजनेस पार्टनर क्या करते हैं। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मैं सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन करती हूँ। दैट मीन्स मैं लोगों को हायर करती हूँ और कहीं पे भी टैलेंट को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट है और इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है अपने लिए ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना। सो मैंने कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करा है और फिर मैं बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ी हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल चीज इस पूरी जर्नी में रही है जब मैं उन छोटे ब्रांड्स के साथ उन ब्रांड्स को सही वैल्यू प्रोपोजिशन देके स्टेशन कर पाऊं और जब मैंने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करा है उनके ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन पे लिव अप कर पाऊं, वो टैलेंट उनके लिए क्रिएट करके। सो आई थिंक ये मेरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज रहा है जो ऑन गोइंग है, क्योंकि जहां पे हम हैं हमें उससे बेहतर बनना है और बेहतर कैंडिडेट एक्सपीरियंस साथ ही साथ ब्रांड एक्सपीरियंस देना है। सो आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी व्हिच इज स्टिल ऑन गोइंग। सो अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया में एक साइड आप बोल रहे हैं कि देयर इज अ, आई वुड से एंड वी आल्सो फील लाइक देयर इज अ टैलेंट वॉर फॉर द राइट टैलेंट। अगर आपको वो बंदा चाहिए जो एक्चुअली वर्थ है या जो, और ज्यादातर वैसे लोग एक्टिवली जॉब नहीं ढूंढ रहे होते हैं जबकि पैसिवली अवेलेबल होते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो जहाँ पे हम बात करते हैं कि यार इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और आप दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग द राइट टैलेंट, और इज इट वेरी टफ टू गेट द राइट पर्सन टू ऑन बोर्ड, या फिर वो चैलेंजिंग है? सो
what you feel and what's your view on that? सी माई फर्स्ट फीलर इज कि हाँ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हम्म बहुत ज्यादा जॉब भी है, पर जो हम्म टैपिंग है ना वो ठीक नहीं होती है। हम्म और जब हम बात करते हैं कि राइट टैलेंट राइट स्किल के लिए नहीं मिलता है, हम्म तो वो कुछ बहुत कम स्किल होती है। हम्म अगर आप सही मार्केट में सही बंदा ढूंढ रहे हैं और उसे सही पैसे दे रहे हैं, आई एम हम्म गारंटिंग यू कि आपको ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। एज हम्म जॉब सीकर भी हम वो चीज करेक्ट नहीं कर रहे होते हैं हम्म कि हम जिन प्लेटफॉर्म्स पे हैं वो प्लेटफॉर्म्स का हम सही यूज नहीं करते हैं। और एज रिक्रूटर मैं अगर अपने पक्ष की बात रखूं तो शायद मैं भी कुछ ही चीजें देख रही होती हूँ या कुछ ही जगहों पे देख रही होती हूँ, और मैं जो लो स्केल मार्केट होता है या टीयर 2 होता है हम्म हम उसे टैप नहीं करते हैं। ठीक हम्म है, सो दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बट अगर हमें इन्हें मर्ज करना हो कि क्या इंडिया में राइट टैलेंट है, हम्म हाँ है। हम्म क्या हम उसे सही से ढूंढ रहे हैं? हम्म नहीं। हम वो चीज शायद बहुत सेगमेंट्स में गलत कर रहे हैं, हम्म और वही कोर्स करेक्शन जो आज के लीडर्स कर रहे हैं विद द न्यू एआई इज ऑल अबाउट इट, राइट? सो प्लेसिंग राइट टैलेंट in the right market, but looking at all horizon is what we need to scout for right now. ओके। So talent की कमी नहीं है इंडिया में। तो आपने कहा कि अभी जो लीडर्स हैं वो चेंजेस कर रहे हैं कि हमें कहाँ पे देखना चाहिए उस टैलेंट को और सही सैलरी देनी चाहिए। तो पहले क्या गलत हो रहा था एंड व्हाट चेंजेस वी हैव डन, और यू हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दैट। journey. So see, there are creators of talent pool and mergers. कुछ लोग लीड करते हैं, कहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलो, यहाँ घोड़े की नाल लगा लो एंड कीप वॉकिंग। कुछ कहते हैं थिंक आउट ऑफ द होराइजन। लकीली आई हैव ऑलवेज गॉट मेंटर्स एंड लीडर्स दैट टेल मी, स्तुति गो बियॉन्ड, ये तो तुम कर ही रहे हो, ये 4 चीजें तो तुम्हें आती है, इसके आगे क्या? So they always challenge the status quo and guide me to look beyond. ये गाइडेंस इंडस्ट्री ट्रेड्स हैं, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आई कैन शेयर। हम कभी भी टीयर 2 वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं रखते हैं कि हमारे पास टीयर 2 में भी टैलेंट आ सकता है। वी ओनली लुक फॉर बिग स्केल मार्केट पीपल, राइट? या हम नॉन ब्रांड वैल्यूज पे नहीं जाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कल्चर फिट नहीं है, राइट? बट कल्चर फिट अपने आप में क्या है? कल्चर तो हम ही लोगों से बनता है ना, हम ही वो क्रिएटर्स हैं। सो वो इंक्लूसिविटी को फाइंड करना टैलेंट मैपिंग में, राइट? प्लस कोई भी होराइजन नहीं छोड़ना, प्लस जो आपकी डाइवर्सिटी या इंक्लूसिविटी हायरिंग होती है, उन चैनल्स को आप एक्सप्लोर करिए। आपको सही में लगेगा कि कुछ टैलेंट है मार्केट में 20% जो हम आज तक टैप ही नहीं कर पाए क्योंकि हम वो 80% जगहों पे ध्यान दे रहे हैं और वो 20% पे नहीं दे रहे हैं। शायद आपको वो टैलेंट एट अ करेक्ट मनी प्रोपोजिशन भी मिल जाए। So that is the trade secret that only elaborative or good mentors will tell you. आपने अभी कल्चर का जिक्र किया, सो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कल्चर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और हायरिंग द राइट गाय एज पर द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कैसे किया जाता है? I think it's the only important thing as an HR. अगर मैं किसी को इंटरव्यू करती हूँ, ये देखती हूँ कि क्या ये इंसान कल्चर में एम्ब्रेस हो पाएगा या इसमें वो कैपेबिलिटी कि हम इसे अपना कल्चर फिट कर सकते हैं। पहले थोड़ा कल्चर को एक्सप्लेन करोगे आप? कल्चर बेसिकली एक, अगर हम लेमन टर्म्स में बोले तो वो वातावरण जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, और आप हर चीज को एक सही नजरिया में देखने की कोशिश करते हैं, और साथ में कोलैबोरेशन जो कि एकजुटता को लेके आते हैं, राइट? हमारे टीम में 10 लोग हो सकते हैं और सबकी कैपेबिलिटी बड़ी अलग अलग हो सकती है, बट अगर हमने उन्हें एक कल्चर के दायरे में अच्छे से फ्रेम कराए ना, तो वही 10 लोगों की कैपेबिलिटी 20 लोगों की बन सकती है। तो इसको हम एक प्रोफेशनल टर्म में बोलते हैं कल्चर फिट, राइट? हर कोई अलग अलग कल्चर से आता है, हर किसी के घर का दायरा कस्टम अलग होता है, बट जब हम वर्क प्लेस में आते हैं तो हम किस तरीके से हर किसी की उस अभिन्नता में कुछ भिन्नता देख के एक दूसरे का साथ में रिस्पेक्ट करके चल सके, दैट इज व्हाट इज कल्चर। और वो आप चेक कैसे करते हो? इट इज वेरी इजी, अच्छा, राइट? आपका पहला हेलो से आपका कल्चर स्टेटमेंट भी हो सकता है, राइट? आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं आपका कल्चर बताता है,
if you're a high-headed person or you're a moderate person or you're a high-headed person with a lot of endurance, आप किस तरीके से अपने अल्फाजों को थ्रो करते हैं किसी के सामने, और सबसे बड़ी बात, आप अपने से छोटे इंसान को कैसा ट्रीट करते हैं, फिर चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे काम में छोटा हो. इट्स वेरी इजी. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूइंग स्किल्स, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक एचआर के सामने हर कोई चाहता है मैं अपना बेस्ट दिखाऊं, राइट? बट वो बीच में छोटे छोटे पॉजेज होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, आप किस तरीके से किसी चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी सामने वाले ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज वी डील विद ह्यूमन, ये पहचानने के लिए. और ये पहले दिन से नहीं आती, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है, इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है. तो अगर कोई इंसान 1 से 2 साल का ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट है, राइट, उससे मैं कल्चर फिटमेंट नहीं करा सकती, वो फिर मेरी गलती होगी कराना, राइट? सो अगर हमें कल्चर फिटमेंट कराना है तो हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो उस चीज पे ट्रेंड है. सो कल्चर फिटमेंट इज अ लॉट ऑफ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. comes with experience. Comes with experience for the person who is applying also, और जो इंटरव्यू कर रहा है वो भी. As a mother returning from maternity leave, how tough it's been, managing, and where we are, हम बातें कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, हर एक आम इंसान या फिर अगर एक जिसके पास सारी सहूलियत है, घर में रह रहा है और कई लोग हैं काम करने के लिए, दूसरी तरफ एक अकेला है जो सारे घर के काम कर रहा है, बट उससे हम सभी ये समझते हैं और मानते हैं कि कितना चैलेंजिंग होता है बीइंग अ न्यू मदर, आपको मैनेज करना. एंड यू केम बैक टू योर जॉब immediately after 6 months, which you told me. So how you manage that, how you managing now, और क्या है आपका वर्क लाइफ बैलेंस का मंत्र? वर्क लाइफ बैलेंस का मंत्र इज मेंटली बी अवेयर. अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से ढालिए कि आपको पता है कल को क्या होने वाला है. तो पहली चीज जो मैं हर एक रिटर्निंग मदर को कहूंगी इज कुडोस, यू मेड इट. पैट ऑन योर बैक, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू लाइफ, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर इट. रिटर्निंग मदर होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. क्योंकि जब हम माँ बन के दोबारा कहीं जाते हैं ना, आपका सेंसिटिव आईक्यू बहुत बढ़ चुका होता है और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी फैबुलस हो जाती है कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते, राइट? कि मैं आपके इमोशंस इतनी जल्दी पकड़ लूंगी क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, विच आई कुड नॉट हैव व्हेन आई वाज नॉट अ मदर. सो पैट ऑन द बैक फॉर ऑल दीज मदर्स. एंड जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, हमको बिल्कुल भी शाय अवे नहीं करना है सपोर्ट मांगने से, और हमें अपने सपनों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है जस्ट बिकॉज हम माँ बन चुके हैं. आप माँ बनी है तो आपका बेटर हाफ हैज बीन अ फादर एज वेल, राइट? सो वो सपोर्ट इंक्लूसिविटी से आता है. और आज के माहौल में मैं बहुत चीजें बदलती हुई देख रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस में भी बदलती हुई देख रही हूँ कि हमारा सेटअप बहुत न्यूक्लियर हो चुका है. तो हम किसी थर्ड पार्टी पे हमेशा डिपेंडेंट है. और एज अ मदर, इफ आई एम सिटिंग हियर एज वेल, आई हैव दिस इनसिक्योरिटी कि क्या चल रहा होगा. बट वहीं पे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि अभी आपका बच्चा छोटा है, कल को जब वो 5 साल का हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा या लगेगी और और चीजों में करोगे, तब आप क्या करोगे? तो जब आप बढ़ रहे हो ना, आपका बच्चा भी बढ़ रहा है. और जब वो आपकी ग्रोथ आपके साथ देखेगा ना, वो जब तक उस स्टेज पे होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा एज इक्वल टू अ मैन इज रिस्पेक्टेड इन दिस सोसाइटी. सो वी आर 2x of what men do, and we have to really embrace it. We don't have to stop. There is a lot of decision that women take ki let me take a gap. Totally respect it. And आज की इंडस्ट्री इस चीज को बिल्कुल जज नहीं करती. We embrace it with both open arms. बहुत सी मदर्स हैं जो गैप नहीं लेती हैं, जो वापस आना चाहती है काम पे बिकॉज उनका वो ड्राइवर है. When it comes to a mother, work life balance exist नहीं करता है. आप जैसे ही अपने बच्चे को देखते हो, आपकी पूरी दिन की थकान खत्म हो जाती है, राइट? और आप अपने मन से कम सोते हो, अपने मन से ज्यादा काम करते हो बिकॉज आपको एक साथ एक और ह्यूमन को क्राफ्ट करना है. और इट इज अ फैक्ट दैट one woman can create 10% revolution change if she is employed.
or is working or is educated. So I Right. think this generation of women are certainly going to make a change, which we will see after 20 years. Right. Great. Very well articulated and said, and thank you so much A for lot of sharing this. emotion in Yeah. I could really Yeah, feel yeah. that while you were sharing this. Uh, what advice would you like to give for women who, would like to take a break of maybe 3 years or 4 years or 5 years? What should they do during the break, and how should they make a comeback? First, I have spoken to a lot of women. I have even worked for a program of getting welcome back of working mothers. अच्छा. और मैंने जब बहुत सारे लोगों से बात करी ना, उनको सबसे बड़ा होता है सेल्फ गिल्ट. वो नहीं करना है हमें अपने साथ, बिल्कुल भी नहीं करना है. और अगर हमें टाइम मिल पा रहा है, जब हमारा बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है, या हमको छोटे छोटे असाइनमेंट लेने हैं. आजकल बहुत सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपका 2 Right. से 3 घंटा मांगते हैं. True. आप इनिशियल 0 to 3 इयर्स में वो शायद 2 इयर्स में नहीं कर सके, बट जब आपका बच्चा प्ले स्कूल जाने लगता है, Hmm. आप वो वीकेंड असाइनमेंट ले, अपने हस्बैंड से बोलें कि पूरे हफ्ते मैं देखती हूँ इस बच्चे को, एक दिन तुम देख लो. Hmm. आई नीड टू ब्रश अप माई स्किल्स Yeah. एंड बी सोशली अवेयर. प्लीज अपने कुकून में ना जाएं. अपने आप को बिल्कुल हर सोशल नॉर्म्स में रखें. एक नई मदर बहुत एग्जॉस्टेड भी होती है, और सबसे इजी चीज होती है सेल्फ गिल्ट करना, जो हमको नहीं करना है. और हो सके तो हमें अपनी जो भी कैपेबिलिटी है उससे जुड़े रहना है. कुछ भी करना है, चाहे हम इंस्टाग्राम पे एक पेज ही बना लें, पर कुछ करें. True. राइट. Yeah. इंगेज इन समथिंग. अदरवाइज वो डॉर्मेंसी आ जाती है. और एक विजन बोर्ड बना के रखें कि ये मेरा विजन है. तो जब आप उसको रोज देखते रहेंगे, अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, आप कभी भी उस चीज से डेविएट नहीं होंगे. एंड अ विमेन जो मदर बन चुकी है, हर किसी में रानी लक्ष्मीबाई है. वो अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. दैट्स अ फैक्ट. True, true. So you're saying people are at least for women जो mother हैं अभी वो वापस आ रहे हैं, so industry is वी आर वेरी accepting embracing. their मतलब आई एम सेइंग वी एज अ as a कम्युनिटी. community and हाँ. as the organization you representing, या आपने पहले जहाँ काम किया था वहाँ पे हर जगह आप ये चेंज देख रहे हो that people are ready to हाँ. bring ये it. चेंज आई थिंक पिछले 5 साल से मार्केट में है. हम्म. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वेलकम बैक मदर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है. बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पे वेलकम बैक मदर्स को एम्ब्रेस किया जाता है और उनको अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में भी डाला जाता है, सो दैट दे गेट ready to come as a workforce. So while we are talking about this welcoming the new mothers, what is your view on diversity and inclusion and what it means to you? It's something very personal as an agenda. बहुत सारे नॉन डाइवर्सिटी लोगों को नहीं पसंद आएगी ये बात, बट हाँ, ये बहुत पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि औरतें आपसे, आप माने ना मानिए, आपसे 40 साल पीछे चल रही हैं अपने सर्कल में, अगर आप पास टटोल के देखें. इसलिए उनको आगे आने की बहुत आवश्यकता है. आप लोग ना सिर्फ अपने आसपास देखते हैं कि यार मेरे घर में तो ये हो रहा है, बट आपने क्या कभी मैट्रिसेस को पढ़ा है या कभी डेटा देखा है कि कितनी एजुकेटेड वुमेन्स हैं जो एक्चुअली कभी जॉब नहीं करती या कभी अपनी स्किल को यूज नहीं करती. इसीलिए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन विच हैपेंस विद ऑल डिफरेंटली एबल्ड और द एबल्ड वर्कफोर्स के लिए हम इतने सेंसिटिव हैं कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला. तो इसलिए अगर लगता है लोगों की ओके इनको तो प्रेफरेंस दी जाती है, नहीं, इन्हें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन जेंट्री में जाएं जहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती हैं और उनको वो प्लेटफॉर्म दें ताकि वो भी एक सेल्फ अवेयरनेस फॉर्म में आए. So hence it is very personal and it is not with who is sitting next to you. It is beyond that. True. So as a journey, before we go to the second part of the discussion where we talk about resume, interview preparation, LinkedIn, I would like to know about in this journey of talent acquisition, recruitment, acquiring the right talent, what has been the most challenging part of your job or
maybe what has been most impactful part of your journey, जो अभी आपको कोई एक किस्सा सुनाइए जिससे आपने शायद कुछ सीखा हो या आपको याद आ रहा हो कि यार ये this has been very impactful in your journey. इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। मैंने हम्म कैंपस हायरिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फिर मैं हम्म लैटरल हायरिंग में आई, फिर मैंने एग्जैक हायरिंग भी करी। तो काफी सारे किस्से होते हैं, बट अगर आप हम्म, कहो ना सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, yeah. दो इक्वलेंटली बहुत अच्छे कैंडिडेट्स में चूज करना हु इज द बेस्ट फॉर यू। कैसे करते हो? बहुत सारा मैथमेटिक्स लगता है और हम्म जॉइंट डिसीजन होता है फिर वो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज लाके दिए जाते हैं और आपका बिजनेस पार्टनर आपसे कहेंगे कि स्तुति यू सी हम्म कौन बेहतर है फ्रॉम एन HR लेंस, एंड समटाइम्स दोज HR लेंस ऑल्सो गेट ब्लरी बिकॉज पीपल आर वेरी गुड इन देयर एस्पेक्ट्स, yeah. right? And uh, one of such instance happened with a very very good institute, so this is a campus journey thing, हम्म जहाँ पे मुझे दो लोग बहुत अच्छे लगे, कल्चर फिट, नॉलेज वाइज, yeah. प्रेजेंटेबिलिटी वाइज, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एक पोजीशन थी टू शॉर्ट लिस्ट, एंड समवेयर दैट सेल्फ लोदिंग गिल्ट केम इन Yeah. कि यू नो शायद एक पोजीशन और होती तो आई कुड हैव गॉट बोथ ऑफ दिस Right. टैलेंट एट माय प्लेस। बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि पूरे HR की जर्नी में देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, देर आर लॉट ऑफ empowerment tools that have been made educated to us। Yeah. जो लास्ट में हम कल्चर की बात कर रहे थे, फिर हम कल्चर पे ही लाके ड्रिप लाके डाउन करते हैं कि आप कैपेबिलिटी वाइज बहुत अच्छे हो, हम्म आप इंटरपर्सनल स्किल्स पे बहुत अच्छे हो, पर क्या आप कल्चर फिट हो? हम्म So of course, I took a help of one of my partners, got him to sit beside me, and I said that we're going to throw some 3 questions, हम्म which is beyond the workspace, which will tell us that how is this individual as a human, yeah. out of which one person ultimately came across as a very good human, as a very good person who can be a future leader. Nice. So I think कभी कभी empathy is like, हमें sympathetic नहीं, empathetic लोग चाहिए सिस्टम में, हम्म so that creates some difference। So ये situations बहुत बार आती हैं और काफी difficult रहती है। बाकी हाँ, एज अ जूनियर बहुत वॉल्यूम्स का भी लाइफ में आई हैं कि हम्म 200 लोग हायर करने हैं 2 महीने के अंदर एक कैपेबिलिटी में, but I think that's my bread and butter, yeah. so now I will not call it very difficult, Right. but equally opportunist and great candidates में से किसी एक को चूज करना is the most बहुत difficult, because then you get HR ही खराब था इसने shortlist नहीं करा, right? So that happens, yeah. so it's a thankless job। You get that you know you have heard this कि I'll get back to you and then people don't get back. सुना हुआ आपने, लोग बोलते हैं ऐसे HR Of course, नहीं people, करते in any gathering, I am the most mocked person, हैं। है ना? क्यों करते हैं ऐसा HR? They say why people say maybe I know the answer but still I would like to know or hear from you कि आपका क्या view है, why HR say that we'll get back to you and then they Never don't get get, back, yeah. right? Firstly, वो बेचारे लोग बहुत सारे वॉल्यूम से डील करते हैं, हम्म ठीक है? और कभी कभी HR बहुत डायरेक्ट होने से डरते हैं, हम्म राइट? जो कि अपस्किलिंग है, राइट? हम्म सो और कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पोजीशन आने वाली हो और आपको एक्चुअली टैप करके रखा गया उस पोजीशन पे लिए, हम्म right? So there are 3 major reasons. First is हम्म volume, second the person is not very direct, yeah. and third कि आप एक eligible candidate हो for a future prospect, right? See, हम बहुत easily ये चीज कर सकते हैं कि हम ATS पे जाएं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पे डालें रिजेक्ट और सबको एक मेल आ जाए, Yeah. ये भी बहुत चीजें करते हैं। बट जहां पे जो HR आपका पूरा एक कैंडिडेचर पढ़ रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि ये नहीं, कल को इस पोजीशन में कर देता हूँ, ATS पे नहीं रिजेक्ट करता हूँ या करती हूँ क्योंकि कल को फिर इसका कैंडिडेचर 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं, right? Hence sometimes HRs are bad and they never get back to you, but they really want to create something for you, right? But yes, it is an industry fact that HR deal with a lot of volumes. Right. So अब जब आपने ATS का जिक्र कर ही दिया तो हम ये पूछते भी हैं लोगों से टू डिस्क्राइब, अब आपने ATS बताइए, सो टेल पीपल व्हाट इज ATS और आप लोग उसको कैसे यूज करते हो?
सो एटीएस को साधारण भाषा में बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। आपने एक एप्लीकेशन भरी, डाली किसी भी कंपनी के पोर्टल में, वो वाया चैनल एक जॉब के सामने आई। सो एक जॉब के सामने एज मेनी एज 2 से 3 लाख एप्लीकेशन हो सकती है, और फिर वो एटीएस वो एप्लीकेशन को टैप करके रखता है। जो काफी सेंसिटिव हायरिंग होती है, तो 2 प्रोपोजिशन है, हर कंपनी अलग अलग से करती है। या तो वो रिज्यूमे स्क्रीनिंग करते हैं, या फिर वो 2 लाख एप्लीकेशन सारे रिक्रूटर्स के पास जाते हैं एंड वो स्क्रीनिंग और कॉलिंग करना शुरू करते हैं, और उसके बाद उस स्टेटस को अपडेट करते हैं और आपके पास एक ऑटो फ्लो ईमेल्स आती हैं। अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बता सकूं, कुछ कंपनीज के एटीएस इतने स्ट्रांग है, या आई कैन बी अ लिटिल माइंडफुल इन सेइंग इतने इमेच्योर हैं कि मेरे अप्लाई करने के 30 सेकंड बाद मेल आ जाता है, योर प्रोफाइल हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट मैच द क्राइटेरिया। Is it a good thing or bad thing? It is a bad thing. Should not happen. You should have an intelligent ATS. Right? आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पोटेंशियल कैंडिडेट को ही रिजेक्ट कर दे। एंड हेंस वी आर कमिंग इन अ जनरेशन ऑफ एजेंटिक एआई, जहां पे ये सारे ड्रॉबैक्स, HR never got back, my application got rejected like this, को हम रिवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है। और इससे शायद हम लोगों की काफी जॉब्स इजी हो जाएंगी, हमारा रिज्यूमे स्किलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो ये कभी कभी, एंड ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो आपको रिजेक्शन आ जाते हैं और आपको पता होता है कि आप उस पोजीशन के लिए काफी अच्छे फिट हो, पर आपका रिज्यूमे फिल्टर नहीं हो पाया क्योंकि शायद एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उन वर्ड्स को नहीं ब्रीफ कर पाया, राइट? True. So how important is to have an ATS friendly resume right now? Very important. Very very important. So there are 2 parts. हमको अपना रिज्यूमे ATS फ्रेंडली बनाना है, पर क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आजकल सब कोपायलट और चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसे ATS फ्रेंडली बना चुके हैं। उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ATS भी उस इंफॉर्मेशन को उतने ही अच्छे से कैप्चर करे और हम उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकें। तो हमको ये चीज जरूर देखनी है कि जब हम किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन पे किसी भी कंपनी के अप्लाई कर रहे हैं और हमको पता है कि हम इस स्किल के लिए बिल्कुल एक अच्छे कैंडिडेटर हैं, सेम चीज हमारे रिज्यूमे में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैं काफी अपने कैंडिडेट्स को ये चीज समझाती हूँ जब मैं सेशंस लेती हूँ कि आपका रिज्यूमे हर कंपनी के लिए एक नहीं हो सकता है। आपको खुद का टाइम इन्वेस्ट करके अपने रिज्यूमे को दोबारा से प्रूफ रीड करके उस ओपनिंग के हिसाब से रीआर्टिकुलेट करना पड़ेगा, राइट? और जब आप ये करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका ATS से सिस्टम ट्रैक होगा। मैं जो बात कर रही हूँ आज से 10 साल पहले की कर रही हूँ जब ये होता था, पर आज के सिस्टम बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। तो हमको भी देखना पड़ेगा कि एज अ यूजर हम इंटेलिजेंट है कि नहीं। ट्रू ट्रू। एंड एज यू हैव मेंशन्ड कि अभी आज की डेट में लोग चैट जीपीटी और कोपायलट से लिखते हैं, पर उसके बावजूद भी क्या गलती करते हैं वो जब आप CV आपके सामने आता है? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी एंड आपको देख के पता चल जाता है अरे यार ये तो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ह्यूमन असेसमेंट को आप कितने नंबर देते हैं? इफ यू आर कंपेयरिंग विद सिस्टम, मैं तो हमेशा मतलब फॉरेन मतलब राइट नाउ फॉर आई थिंक आई वुड से कि इफ समबडी इज यू नो डूइंग देयर वर्क विद फुल फोकस, assessing someone as a person को assess करना, so I would always prefer a human being compared with this. For me, in ATS or a software can do a very big task, a large number of tasks, and obviously can you know जैसे आपने बताया 2 लाख CV में से 2 निकालने हो या 200 निकालने हो, वो अलग बात है। बट जो हमारी ह्यूमन कैपेसिटी, अगर मुझे उन 2 CV में से अगर एक को चूज करना हो या 3-4 मेरे पास हो, तो I think I would be able to assess that person's so many things just by looking at that CV, not just only reading the keyword, but I could make out the whole journey, क्या उसने किया है, कहाँ पे उसने impact mention किया है, impact mention नहीं किया है। So there are so many things that you know. तो आपने मुझे आंसर भी दिया। ये फिर मैं ये नहीं देना चाह रहा था, that was not my. Okay, so ये smart भी आप उल्टा मेरे से पूछ सकते हैं। HR is an HR, sir. Okay, so very very easy thing. देर जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 2 तरीके के लोग होते हैं। क्रिएट अ रिज्यूमे फॉर अ बीटेक फ्रेशर विद द फॉलोइंग स्किल एंड द नेम XYZ। एक आपके पास कोपायलट का रिज्यूमे आ गया,
वहीं पे एक कैंडिडेट है जो लिखता है, हाय आई एम XYZ, having these many capabilities, worked on these many projects, these are my hobbies, please create a customized CV for me. ये जो कैंडिडेट 2 है ना, ये मेरे लिए स्मार्टेस्ट कैंडिडेट है और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए. जो कैंडिडेट 1 है वो मैं देख के बता दूंगी कि वो सेम रिज्यूमे आ रहा है, सेम चीज में आ रहा है. मतलब जो चीज आपका एक कल को एक लाइफ चेंजिंग थिंग है, जो आपका ब्रेड एंड बटर बनने वाला है, अगर उसके लिए आप एक अच्छा रिज्यूमे या अपनी खुद की स्किल नहीं लिख सकते तो फिर क्या ही फायदा है, राइट? सो दीज आर द 2 एट्रीब्यूट्स, एंड एज यू सेड, ह्यूमन ब्रेन इन सबको ओवर पावर करता है. हमने AI बनाया है, AI ने हमें नहीं बनाया, तो ऑफ कोर्स हम तो बता ही देंगे. एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा ही है. नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, बेटा जब इस रास्ते आओगे तब पता चलेगा. So that's happening. And so you're talking about BTech freshers. So we are talking about Gen Z अभी फिलहाल में. तो उनके लिए आप, how are they different as we see a lot of post, जैसे HR का बोल रहे हो लोग, स्टीरियोटाइप करते हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंट हमने पोस्ट भी देखे हुए हैं. आपका क्या पर्सपेक्टिव है, एंड हाउ आर दे वर्क वाइज, एंड हाउ टू अट्रैक्ट देम, एंड are they different towards the work, their demand, and is there a different way to attract the talent, or is it the same? I'll take you a little back. Okay. I'm a big narrative builder. जब आप बड़े हो रहे थे, हमारे टाइम पे एक बहुत अच्छा ब्रांड था टाइम्स ऑफ इंडिया. Yeah. उसमें एक यूथ सेक्शन का कॉलम आता था, एंड आई वाज आल्सो पब्लिश्ड इन इट. उसमें सेम क्वेश्चन मिलेनियल्स के लिए आया था. Okay. जब हम लोगों ने वर्कफोर्स पे एंट्री करी थी, एंड समहाउ आई स्टिल हैव इट एज अ कटिंग इन वन ऑफ माय बुक्स. सेम चीज हम लोगों के लिए भी ओपिनियनेटेड थी, क्योंकि हम पुरानी जनरेशन के स्टीरियोटाइप तोड़ रहे थे. हम कुछ डिफरेंट कर रहे थे, राइट? और आई थिंक ये हर जनरेशन, जब मेरा बच्चा अल्फा बीटा जिस भी रेंज में आता है, विल कम नो दैट पीपल विल बी, these Gen Zs will be asking this question. So they are as inclusive as a workforce of anybody of us, irrespective of the generation. I have the pleasure of working with a lot of Gen Zs in my particular work set. And what do I say? They are amazing. I think coming from the generation, हमें clarity बहुत देर में आई, because हमारा juncture था टेक्नोलॉजी एंड नॉन टेक्नोलॉजी. सो हम क्लियर नहीं थे अपने विजन में, प्लस हमारे पास ना बहुत सारा सोसाइटी प्रेशर था while we were growing up. Somebody agrees to it or not, but ये सत्य है, कथित सत्य. 70% लोगों के पास बड़ा प्रेशर था कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, और तुम तो बेटी थी, और प्रेशर था, ठीक है. सो और नैरेटिव बहुत बिल्डअप थे. इस जनरेशन में जो एक बहुत अच्छी चीज है वो है क्लैरिटी. उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, एंड आई थिंक क्लैरिटी होना गलत बात नहीं है. हम जितने क्लियर हैं अपने विजन में उतना अच्छा है ना. अगर आज एक कैंडिडेट आके मुझे कहता है, स्तुति आई वांट दिस, आर यू गिविंग मी दिस? मैं कहूँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ, हो गया मेरे लिए डिफिकल्ट कैंडिडेट. व्हाई आई एम नॉट प्रॉम्प्ट इनफ टू से नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम ऑफरिंग, मे बी द नेक्स्ट टाइम, राइट? तो Gen Z के अराउंड जो बबल है, ये मिलेनियल्स के लिए भी था. Gen Z वर्कफोर्स उतनी ही एम्बेडेड टू वर्क है, उनमें भी उतना ही हंगर है जितना किसी भी वर्कफोर्स में है. इट इज जस्ट दैट दे आर वेरी क्लियर. इफ दे वांट इट, दे वांट इट, एंड दे आर ओपन टू लर्निंग एज वेल. They want to learn, they want to see the spec. I mentor a lot of Gen Zs. उनका पर्सपेक्टिव जब वो टेबल पे रखते हैं ना, लाइक गॉड, दिस कैन आल्सो बी देयर. सो दे आर विजनरीज. हमने जो चीज अपने उम्र के पड़ाव में देखी थी कुछ 20-21 साल में, they saw it when they were 9-10 years of age. So their clarity is much more, and they're not afraid of speaking out. जैसे कई बार हमारे साथ होता था कि हाथ उठाएं कि ना उठाएं, they don't care, they'll say, they voice out. They are clear people, set of people, and of course every generation takes some time to embrace, and they're becoming embracive. So जो कुछ memes देते हैं, that's only 20% of the workforce. Otherwise very very good set of people, and very very future ready generation. We should invest a lot in them. Yes. तो आपने Gen Z का तो
मिथ बस्ट किया Yeah, हमारे लिए। ये जो एचआर के अराउंड ये जो मिथ है, yeah. देयर इज अ स्टैंड अप है और वो शायरी भी करते हैं, जाकिर खान। If Zakir Khan views this, he's my favorite. So if he does anything, I don't care. So I just saw अभी recently said कि एचआर में विमेन को इसलिए ज्यादा लेते हैं बिकॉज व्हेन दे सिट ऑन चेयर तो उनको उनकी बैक स्ट्रेट होती है, तो इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग, व्हेन दे आर जस्ट टाइपिंग इट फील्स लाइक कि दे आर वर्किंग। सो दैट्स व्हाई एचआर में किया जाता है। लड़कों के साथ क्या है, लड़के जैसे ही खाली होते हैं पसरने लगते हैं। ओहो, ये तो एचआर के लिए तो पूरी जेंट्री के लिए ट्रू है। नहीं लड़के तो तो सर, जब भी खाली होते हैं पसरने लगते नहीं तो हैं। उनका कहना था कि इसलिए एचआर में लड़कियों को लिया लड़कियां जाता है होती कि अगर क्योंकि वो खाली हैं और उनको लेकिन हैं तो खाली लेकिन काम करते हुए Oh लगना my चाहिए। goodness. This is a very, very derogatory statement that wherever you've heard this. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर डाइवर्सिटी रेशो की तरफ हम भी काम कर रहे हैं, बट हम्म ऐसा इट्स टोटली You अ know, being मिथ। an HR, I understand, हाँ, but why has this myth being created that, when we see people in talent acquisition or any other department working, as many hours as any other department, but still वो HR रंगोली बनवाता ही है और बर्थडे करवाता है और उसके पास काम कम रहता है। Why is this myth? उनके पास सब कुछ के साथ ये रहता है, हम्म ये लोग शायद नहीं बोल पा रहे हैं, राइट? सो ये एचआर रंगोली बनाता है इज द ग्रेटेस्ट मीम ऑफ ऑल टाइम्स, Yeah. बट क्या वो डिजाइनिंग कैपेबिलिटी सब में है? हम्म नहीं है। नो, बट दिस इज बियॉन्ड देयर केआरए। तो एक Yeah. एचआर आपका मैन पावर प्लानिंग करता है, आपके कॉम्पनसेशन पे काम करता है, आप कब ऑन बोर्ड हो रहे हैं, आप कैसे ऑन बोर्ड हो रहे हैं, ये जो यथाकथित आपकी सारी मैनेजर के दुखड़े हैं वो सुनता है। An HR is your free counselor and we doesn't get recognized about it, right? Yeah. और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके पास आके से वेंट आउट करना चाहते हैं True. और हम वो एम्ब्रेस देते हैं, हम्म and we do a lot of projections, we Yeah. do a lot of salary calculations, आपके अप्रेजल कैलकुलेशन, पीछे एचआर आपके लिए लड़ रहा होता है आप ही के मैनेजर से कि ये अच्छा बंदा है, शुड गेट मोर रेस, पर वो कभी Yeah. एक्नॉलेज ही नहीं होता। थैंकलेस जॉब। सो जो Yeah. एचआर रंगोली बनाता है और केक कटवाता है ना, वो हम्म अपने इन सारे कामों के साथ ये सब भी करता है, True. राइट? और हमारे वर्कफोर्स में तो जितने मेल एचआर्स हैं उनकी भी रीढ़ की हड्डी उतनी ही सीधी है जितनी हमारी, राइट? एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड मेल कलीग्स Yeah. एंड माय लीडर्स एज वेल, सो एज वुमेन। So it's a myth. It's a myth. Right. So thank you for busting that myth as well. Now, while you were talking that you fight for candidate with management या stakeholder से या फिर budget को लेके आप डिस्कस करते हो, नहीं पता होता है कैंडिडेट को कि आप कोशिश कर रहे हो कि उन्हें अच्छी सैलरी या फिर वो ऑन बोर्ड हो सके। बल्कि कई जगह मैंने ये सुना है और देखा है कि इनफैक्ट आई सॉ वन ऑफ अ कोच, एक एड में मैंने देखा था कि वो कोच बोल रहे थे कि इस पोजीशन का बजट इतना है बट एचआर आपको इतना ही ऑफर करेंगे। ही वाज सेलिंग इट लाइक पूरा I've इधर also seen it and I ये know देखा who you're talking about. Yeah, एचआर yeah. सिर्फ आपको इतना ही देगा बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इतना ले। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कि एचआर क्या अगर सैलरी का बजट अगर 50 लाख है तो चाहता है कि कैंडिडेट 25 में आ जाए, और या फिर हाउ यू गाइस treat, like if you have a budget of say X and you're getting a candidate for X minus 5 or you try to bring that candidate into Y budget, कैसे work करता है behind the curtain? And HR would never want you to get at a low budget. मेरे पास जितना पैसा होगा मैं आपको दे दूंगी, मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना। सो द फर्स्ट ट्रू फैक्ट इज दिस। और जब एक एचआर डिस्कशन करता है सारे होराइजन पे, एक टर्म आता है पैरिटी, जो शायद कुछ लोगों को ना पता हो, पर आपके सेम स्किल पे आपके जैसे लोग कितने एवरेज पैकेज पे बैठे हैं और क्या इंडस्ट्री का नॉर्म है। तो दो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, एक आपका बजट प्लस आपके एक्सपीरियंस पे कितनी लेवलिंग है, जो कि पैरिटी है। ये दो की डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, प्लस आपने कितना अच्छा असेसमेंट दिया है, आपकी टेक्निकल और एनी एस्पेक्ट में टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी है। सो देयर इज अ बेंचमार्क। एचआर कुछ भी ऐसे नहीं करता, एचआर सब कुछ डेटा की वजह से करता है। सो एचआर इज नॉट कुछ भी, एचआर इज ऑल अबाउट डेटा। ग्रेट, एंड I really believe this and I think people should know कि वो जो सैलरी अगर बचती है उस बजट में से तो एचआर को उसमें से कुछ नहीं मिलता है,
So there is no reason why HR, HR will never would do give this. you a There is choice. a, obviously median salary and max and min, which the budget for the position, and that's how it works. So we have covered resume and the myths. You have helped us उसको तोड़ने में. अभी जब आपके पास कैंडिडेट आ गया इंटरव्यू के लिए, आपने सीवी देख लिया, आपको पता चल गया कि कौन सा चैट जीपीटी वाला है और कौन सा नॉन चैट जीपीटी है, या कौन सा चैट जीपीटी करके भी स्मार्ट Inspired वाला है. कौन सा है, Yes. स्मार्टली किसने यूज किया हुआ है. बिकॉज एक बार मेरे पास एक बार क्या, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आते हैं और मेल बॉडी में जो कवर लेटर होते हैं उसमें उसने ब्रैकेट भी नहीं हटाया होता और कंपनी नेम लिखा होता है. सो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कुड डू, दैट यू कुड क्लियरली, पीपल कैन सी दैट कि आपने इतना भी एफर्ट नहीं लगाया कि कॉपी पेस्ट करने में, एटलीस्ट उस वेरिएबल को चेंज करके उस कंपनी का नाम लगा दीजिए. खैर, अब आपके पास वो कैंडिडेट आ चुका है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी इन दैट candidate, and what is the first question that you ask? How you start that interview? Depends. Fresher है, intermediate level है, या lateral या फिर executive level है. Okay. Right? When it comes to entry level conversation, I always tell people कि tell me something beyond your Okay. CV. All right. आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप एक फ्रेशर है, मैं आपकी Right. पर्सनालिटी पहले समझना चाहूंगी, टेक्निकलिटीज पे बाद में आऊंगी. Okay. अगर कोई मिड मैनेजमेंट लेवल का इंसान है, मैं उससे उसके स्किल पे बात करना पहले शुरू करूंगी कि आप ये एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, और बहुत ज़रूरी है एज एन HR हमें भी उस प्रोफाइल की जानकारी होना, कि अगर हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि Yeah. वो इंसान क्या कर रहा है. So for mid level I will start like this. When it comes to leadership level, मेरा हमेशा एक प्रोस्पेक्ट रहता है कि अगर आप एक लीडरशिप के इंसान को इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो इंसान आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है या आपके बराबर है, तो वो एक प्योर लेवल कॉन्वर्सेशन हो जाती है. तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि सामने वाला मुझे खुद बताए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और फिर मैं बताऊँ कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत पियर लेवल और बहुत मेंटोर लेवल कॉन्वर्सेशन हो जाती है. तो हर लेवल पे मेरा पर्सनल इंटरव्यूइंग मंत्रा ये रहता है. What is a red flag while someone is explaining about themselves? because अगर हम different कैटेगरी और different आंसर्स को लेंगे तो बहुत, बट मुझे लगता है कि एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन रहता है जिसको कई बार पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. While answering that, what's a red flag that you can notice? और अगर आपको दिखा तो candidate is reject. See, telling about somebody, I don't think ऐसे कोई major red flag हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि हर कोई, अभी हम inclusivity की बात कर रहे थे, but एक interviewing process में somebody who is not a good listener, जिसमें क्षमता ही नहीं है सुनने की, बोले जा रहा है, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, that please listen. Yeah. Somebody who's not a good listener is a red flag. बिकॉज अभी वो अभी नहीं सुन रहा है तो कल को उसमें एपेटाइट फॉर चेंज, ग्रोथ नहीं रहेगा. When they are asked कि अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए, then what should candidate say? They should ask whatever they have in their mind. ऐसा मतलब कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि HR इस क्वेश्चन का बुरा मान लेगा. नहीं, HR बैठा ही आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है. तो आपको अगर जॉब क्लैरिटी नहीं है या HR ने सामने से आपको जॉब क्लैरिटी नहीं दी है तो पूछिए, जरूर पूछिए. आप इस चीज में अपनी लाइफ इन्वेस्ट करने वाले हैं, या आपको कंपनी के कल्चर के बारे में पूछना है, या टीम डायनामिक के बारे में पूछना है, या आपको लगता है कि आपने ये राउंड क्लियर कर लिया है, नेक्स्ट राउंड होगा, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि उसमें क्या होगा? प्लीज आस्क, always ask. It gives you clarity. So you can ask anything out of the box. Don't ask about some Bollywood actor and the trends that are happening, but ask about work. The relevant thing. Yeah. What is the one answer that you remember of any interview that you have taken? हो सकता है किसी फ्रेशर से आप मिल रहे हो किसी कैंपस में, या कोई सीनियर लेवल का लीडरशिप रोल के लिए, आपको ऐसा कुछ ध्यान आ रहा हो कि यार ये बहुत इम्प्रेसिव था, और उसने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया आपको बहुत अच्छा लगा. तो आप हमें बताइए कि क्या सवाल था और क्या जवाब आपको मिला. Again, I was interviewing for a mid-level position, and this person walked in and कुछ तो सेल्स मार्केट का रोल था, and I asked that person a question. उन्होंने बहुत अच्छे से सेल्स नरेशन दिया, सब कुछ करा, and at the end of the day he quoted that I have to be his mother. Okay, and the end conclusion that he gave कि माँ तो बच्चे की चीज रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो my sales pitch is clear.
Very funny answer, but very interesting. Oh, what was this? Okay, so Yeah, that is the most funniest attribute answer this that trend. I have ever heard. Yeah. And this person is now leading a very big sales Hmm. marketing Yeah. portfolio. I think if somebody wants to do sale, they need to be very creative and own it. और इस तरह के मैं एक दिन एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें just to create that impact, that guy was intentionally trying to be funny and asking weird question that And another thing that I have yeah got to know in a campus interview, yeah somebody saw my LinkedIn profile and I used to अच्छा do campus that point in time very extensively. This guy comes and said me, ma'am, मैं इस university का हूँ, so off campus था. Your husband is also from the same university. I was like, okay. वहाँ पे And that person was an outright reject. A, okay he could not clear the technical assessment as well, but yeah what was this? what was this And yeah this was just I finished the presentation. ट्राई किया उसने उसको लग रहा था नहीं ये बिल्कुल ट्राई बहुत अच्छी सेल्स पिच थी बट बहुत गलत टाइम पे दी, प्रॉब्ली वन ऑन yeah वन इंटरेक्शन पे वर्कआउट कर जाती. maybe all right so before we end this I would like to ask कि अब इंटरव्यू हो गया है सब कुछ सेलेक्ट भी हो गया है should a candidate do salary negotiation or not and if yes how should they do it Okay, so we are talking about when the candidate is a final yeah select. So बहुत सारी कंपनीज में प्रॉस्पेक्ट होता है दैट वी मेक अवेयर पीपल दैट दिस इज द बजट एटलीस्ट फॉर अगर हम कोई निश स्किल के लिए हायर कर रहे हैं या एक आइडिया बॉल पार्क फिगर होता है. yeah My thing is people should always put forward अपना mind क्या negotiate, what are they looking for, but ये conversation already एक soft conversation हो चुकी है candidate के साथ. Candidates को ये ध्यान रखना चाहिए just because I have shortlisted, I should not ask for a 100% hike. yeah Okay, and like a flat and andheri. No, we can't give you that. Right? So they should be mindful. They should be very, again, data driven in terms of what they're asking. yeah And of course, they should negotiate their salary. Again, this is going to be their next phase of life. It is their bread and right butter. And they should negotiate. true and as rightly said we have also paid we have a a separate sourcing team also and we always get this key the expectation they mention before appearing for interview changes once they clear the round so ये बहुत होता है बट मुझे भी लगता है कि नेगोशिएशन जरूर करना चाहिए ये आपका वो है But बट वो एक borderline red what एक flag भी borderline yeah huh? but yeah that is see but the point is after spending so much of time of the stakeholder and everyone और सारी चीजें उसके बाद वो नहीं चाहते कि यार वो पूरे एक महीने का प्रोसेस दोबारा से हो और कैंडिडेट को भी ये चीज पता होती है बिकॉज उसको पता है कि यार मैंने दिए इतने राउंड क्लियर किए हैं that But wasn't that is a easy borderline red flag as yeah well. Depends on what kind of what a kind of role profile, what kind of a person. right But we should be mindful when right we get such requests क्योंकि ये आज अब हो रहा है कल appraisal में हो कल जाएगा. true So it can be a further observation or a self yeah reflection. yeah Again, I said ना clarity नहीं. and थोड़ा सा वो टाइम की भी बात होती है because if you remember during COVID people were given very easily डबल सैलरी जो हम 100% की बात कर रहे हैं वो टाइम था सेम Reason स्किल भी तो था ना. हाँ वही कह रहा हूँ so it's demand and supply also at time all right so thank you so much it's been great speaking to you I would like to end this with one of your advice to aspiring HR professionals who are maybe in college right now or just finished college और वो सोच रहे हैं कि हमें HR बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए Okay, you're asking this to a person who is luck by HR. Like So HR, if you're a good human being, अब इसके भी phases हैं. आपको talent acquisition करना है या आपको human resources score करना है as a business partner. So empathy दोनों के लिए चाहिए. That's my piece of advice. अगर आपको talent acquisition करना है, आपको बहुत अच्छा होना है अपने numbers में. You should have a knack for data. Your numbers should speak, and you should be a good salesperson.
और आपको अपना ब्रांड बनाना आना चाहिए। अगर आप हम्म। अपना ब्रांड बना सकते हैं तो आप फिर किसी का भी ब्रांड बना सकते हैं। True. दैट्स माय एडवाइस टू एनी ह्यूमन रिसोर्स पर्सन। आपको कभी भी कोई जानेगा, आपकी कंपनी के लिए नहीं जानेगा, आप कैसे इंसान है उसके लिए जानेगा। तो वो प्रॉपोजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप में एपेटाइट है हमेशा चेंज की तरफ जाने की और हमेशा लर्निंग की एक आप में नैक है, तो आप एक बहुत अच्छे एचआर बन सकते हैं, क्योंकि हम डील ही करते हैं चेंजेस के साथ या नई Right. सिचुएशंस के साथ। सो इफ यू आर दैट पर्सन, True. the world or us are waiting for you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for time. I think it's gonna be very insightful. I really like the conversation, and once again, thank you so much for taking your time. Thank you. Thank you, ma'am. Pleasure. तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप फ्यूचर के इंसाइटफुल इंटरव्यूज मिस ना करें। एंड फॉर रेज्यूमे राइटिंग एंड लिंक्डइन मेकओवर, लॉग इन टू truecv.com। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।